जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगा कर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी जापान और डी फ्रांस। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में चीन ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नए महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। दोस्तों यहां से लाइन बहुत अच्छे से याद रखना कि उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4V रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में जियोक्वांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हेयांग 2D उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों तो रॉकेट का नाम बहुत अच्छे से याद कि रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 4V रॉकेट, और इसको किस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो जियोक्वांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। दोस्तों चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के बारे में आपको बता दें तो चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई थी। इसके वर्तमान में प्रशासक झांग केजियन तथा इसका मुख्यालय हैडियन जिला बीजिंग चीन में है। अब नजर डालें दोस्तों उपग्रह के बारे में और अन्य जानकारी की तरफ। तो दोस्तों आपको बता दें कि HY-2D, HY-2B और HY-2C उपग्रहों के साथ एक सभी मौसम और उच्च आवृत्ति और मध्यम और बड़े पैमाने की गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली का निर्माण करने के लिए नक्षत्र का निर्माण करेगा। तो इसका काम क्या होगा दोस्तों कि पूरे महासागर की गतिशील जो महासागर होता है उसके पर्यावरण निगरानी प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक नक्षत्र का निर्माण करना है। HY-2D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा और कैरियर रॉकेट को सांघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। तो दोनों के नाम अच्छे से याद रखें दोस्तों कि किनके द्वारा HY-2D उपग्रह को विकसित किया गया है। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा और कैरियर रॉकेट को सांघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। चीन की अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले हफ्ते महत्वपूर्ण प्रगति की जब उसने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लाल ग्रह पर रोवर रखने वाला दूसरा देश बन गया। तो दोस्तों यहां से एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि मंगल ग्रह पर सबसे पहले रोवर रखने वाला देश कौन सा बना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा कौन सा बना? तो चीन। बहुत अच्छे से याद रखना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 18 मई, बी 19 मई, सी 20 मई और डी 21 मई। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोनो जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। तो दोस्तों किनके नाम पर मनाया जाता है, किनके जन्म के तौर पर? तो इनके हैं एंटोना जानसा। कौन से? मधुमक्खी पालन के प्रणेता। मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करना है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों कि विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय क्या था? बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस है। तो विषय बहुत अच्छे से याद रखें, थीम कि बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस। अब नजर डालें दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस का इतिहास के तरफ। तो दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस का इतिहास देखेंगे अगर तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो पहली बार कब मनाया गया दोस्तों? 20 मई 2017 से इसके संकल्प को मंजूरी मिली, और संकल्प ने विशिष्ट संरक्षण उपायों को अपनाने का आह्वान किया और मधुमक्खियों के संरक्षण के महत्व और मानवता के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 में मनाया गया। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2018 में, और इसके प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई? तो 2017 में। अब खाद्य और कृषि संगठन की तरफ नजर डालें दोस्तों, विश्व खाद्य और कृषि संगठन की तरफ। तो विश्व खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यू तथा इसका मुख्यालय रोम इटली, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। विश्व खाद्य और कृषि संगठन का वर्तमान में महानिदेशक क्यू डोंग्यू, इसके मुख्यालय रोम इटली तथा इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945
1947 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो दोस्तों याद रखें कि ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। दोस्तों भारत पिछले सूचकांक से एक स्थान ऊपर, मतलब पिछले सूचकांक में भारत का स्थान चौथा था, जो कि इस बार तीसरा है, तो यह एक स्थान ऊपर है। यह मुख्य रूप से सौर पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण है। तो दोस्तों भारत में अभी सौर ऊर्जा पर बहुत ही कम चल रहा है। सौर पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन भारत को एक स्थान ऊपर ले गया है। अमेरिका ने RECAI 57 पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में प्रथम स्थान किसको हासिल हुआ है, तो अमेरिका को, और चीन एक उत्साही बाजार बना हुआ है और दूसरे स्थान पर कायम है। तो पहला स्थान अमेरिका को, दूसरा स्थान चीन को और तीसरा स्थान किसको, तो भारत को। भारत ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 2030 तक अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता के लिए 450 गीगावाट स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है। तो दोस्तों यह भी पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें कि कौन से शिखर सम्मेलन में, तो भारत ने इस शिखर सम्मेलन में 2030 तक का लक्ष्य रखा है। तो वर्ष का अच्छे से याद रखें कि कौन से वर्ष तक, 2030 के वर्ष तक इस लक्ष्य को अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता के लिए 450 गीगावाट स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी चीन और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें कि एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार भारत है। अब यहां से आपको याद रखना है दोस्तों, जब मैं आपको पहला भी बताऊं तो आपको पहला भी याद रखना है। आपको सबसे पहले इसकी डिटेल्स बताएं तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है और इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। तो भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है दोस्तों? 35% हिस्सा है। और कितनी टोटल निवेश है? तो 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी है, जिसमें 35% हिस्सा भारत का है। आंकड़ों से पता चला है कि एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 122 ने निजी प्लेसमेंट सौदों के माध्यम से जुटाई गई कुल पूंजी में 3.66 बिलियन का खुलासा किया है। तो 3.66 बिलियन में से 35% हिस्सा किसका है? भारत का है। और अगर देखें तो चीन और भारत सामूहिक रूप से APAC क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा प्रौद्योगिकी कंपनियों का घर है और लगभग 78% निवेश आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों यहां से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन है, तो एशिया प्रशांत में पहला सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार चीन है। और चीन का अगर हिस्सा देखेंगे दोस्तों तो लगभग 43% हिस्सा चीन का है और 35% हिस्सा किसका है, तो भारत का। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है किसने भारत में शीर्ष प्रकाशकों के लिए साथ न्यूज शोकेस जारी किया है? आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी फेसबुक, सी टेलीग्राम और डी टिकटॉक। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में गूगल ने भारत में शीर्ष प्रकाशकों के साथ न्यूज शोकेस जारी किया है। दोस्तों गूगल ने 30 भारतीय प्रकाशकों के साथ उनकी कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए समझौतों को सील कर दिया है। वैश्विक मीडिया बिरादरी के बढ़ते दबाव के बीच प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों से सूचित मूल्य और विज्ञापन हिस्सेदारी की मांग करना है। तो दोस्तों याद रखें कि गूगल ने भारत में प्रकाशकों के साथ न्यूज शोकेस जारी किया है। नजर डालें गूगल की तरफ तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। इसके वर्तमान में सह संस्थापक एवं CEO देखें दोस्तों तो सुंदर पिचाई हैं तथा गूगल के संस्थापक देखें तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक हैं। नजर डालेंगे दोस्तों सबसे पहले हम कि यह न्यूज शोकेस होता क्या है, तो आपको बता दें कि न्यूज शोकेस होता क्या है। शोकेस समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए ऑनलाइन भुगतान करता है और साझेदार प्रकाशकों को उपयोगकर्ताओं के लिए पे बोल्ड कहानियों तक सीमित पहुंच प्रदान करने की भी अनुमति देता है। शोकेस जो 700 से अधिक प्रकाशकों के साथ काम कर रहे 12 से अधिक देशों में लाइव है, गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए गूगल के 1 बिलियन के निवेश का हिस्सा है। तो दोस्तों यह गूगल के 1 बिलियन के निवेश का हिस्सा है शोकेस। और साथ में यह कहां काम कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि 700 से अधिक प्रकाशकों के साथ काम कर रहा है और 12 से अधिक देशों में लाइव है शोकेस। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है पिनराई विजयन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी तेलंगाना, सी केरल और डी गोवा। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में पिनराई विजयन ने केरल राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। CPM के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन, तो इनकी पार्टी का नाम याद रखें दोस्तों,
सिपाही एम के वरिष्ठ नेता, इनकी पार्टी का नाम है दोस्तों सीपाईम विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो कितनी बार हो गई दोस्तों? लगातार दूसरी बार। उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद की शपथ दिलाई। समारोह में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। विजयन के अलावा राज्यपाल ने 20 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। अब नजर डालेंगे दोस्तों केरल की तरफ, तो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से आपके लगभग 100 फैक्ट कवर होंगे और केरल से पूछे जाने वाला हर सवाल आप कवर करेंगे यहाँ से। तो बहुत ध्यान से सुने दोस्तों। और आपको बता दें कि केरल भारत के दक्षिणी हिस्से में या प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी जिला है, दक्षिणी राज्य दोस्तों, जिसकी दो सीमाएं तमिलनाडु और कर्नाटक से राजकीय सीमा तथा अरब सागर से तटीय सीमा लगती है। दोस्तों केरल की वर्तमान में राजधानी तिरुवनंतपुरम तथा केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। साथ ही केरल के पड़ोसी राज्य देखें दोस्तों तो आपको बताया जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में स्थित अगर बांध देखें दोस्तों तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर और चिमनी बांध चिमनी नदी पर। दोस्तों तीनों बांध और तीनों नदियां बहुत अच्छे से याद रखें। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर और चिमनी बांध चिमनी नदी पर, जिनमें आपको नदियों के नाम सिर्फ इडुक्की में याद रखना है कि पेरियार नदी पर, बाकी दोनों में नदियों के नाम छुपे हुए हैं। अगर केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। दोस्तों पांचों के नाम अच्छे से याद रखें दोस्तों। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ के 6 अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में स्थित अगर हम प्रमुख पर्यटक स्थल देखें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, कालामंडलम, इनमें से दो तो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर दोनों पूछे जा चुके हैं। किस राज्य में स्थित है? तो आपको दोनों याद रखने हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर कहां? केरल में स्थित है। अब केरल की अन्य जानकारी देखें दोस्तों तो केरल के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे कि केरल भारत का पहला साक्षर राज्य है, केरल भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है तथा केरल भारत की अधिकतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य है। केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया गया। साथ ही केरल का जेंडर पार्क फरवरी माह से शुरू किया गया। तो दोस्तों याद रखें कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया? केरल में। और वह कब से शुरू हुआ? तो फरवरी से। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। केरल में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। साथ ही केरल की टेक्नोसिटी मंगलपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि केरल की टेक्नोसिटी मंगलपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। केरल के पलक्कड़ जिले में ओट्टापलम में भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है। तो भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहां है? केरल के पलक्कड़ जिले में ओट्टापलम में। दोस्तों स्नेक बोट्स रेस एक रेस है जो केरल में होती है। तो केरल में यह रेस अल्लपुझा की झील में होती है। झील का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, पूछे जाने की संभावनाएं पूरी हैं। तो स्नेक बोट्स रेस केरल में यह रेस पुझा की झील में होती हैं। स्नेक बोट्स चूंकि देखने में स्नेक जैसी होती हैं इसलिए इन्हें ऐसा नाम दिया गया है। दोस्तों केरल का अगर हम लिंगानुपात देखें तो केरल में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए 1084 महिलाएं हैं, जो कि यह सकारात्मक लिंगानुपात है। केरल की अन्य जानकारी देखें दोस्तों अगर हम तो केरल भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल राज्य सरकार द्वारा कोट्टूर के इको टूरिज्म गांव में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहां खोला गया? केरल राज्य सरकार द्वारा। तो केरल के कोट्टूर के इको टूरिज्म गांव में स्थापित किया गया। केरल के कोझिकोड में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, केरल के कोझिकोड में। और यह पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। दोस्तों भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस जिसे पेट्रोनेट द्वारा विकसित किया गया था केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च की गई। तो सबसे पहले तो दोस्तों यह याद रखना है कि भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो पेट्रोनेट द्वारा विकसित की गई थी। और कहां इसको पहली बार लॉन्च किया गया? तो केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च किया गया। इंडियन नेवल अकेडमी एझिमाला ने 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की और यह संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है और इसकी अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कौन सा है
तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो इंडियन नेवल अकेडमी का एझीमाला में 3 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थित है केरल में, यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। दोस्तों आखिरी पॉइंट है केरल से कि केरल में तिरुवनंतपुरम जिले में बिझीजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। तो दोस्तों याद रखना कि पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम क्या है, प्रतीक्षा है, और यह कहां, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में जिले के बिझीनाजाम गांव में लॉन्च की गई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ए 3250 करोड़ रुपए, बी 1250 करोड़ रुपए, सी 4250 करोड़ रुपए और डी 2250 करोड़ रुपए। तो दोस्तों याद रखें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए 1250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों इस घोषणा के अनुसार ऑटो रिक्शा के टैक्सी और मैक्सी कैब चालकों को 3000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। इससे 2,10,000 चालकों को फायदा होगा। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भी 3000 रुपए दिए जाएंगे। नाई, धोबी, दर्जी, कबाड़ी, कुम्हादार, मैकेनिक, घरेलू नौकरों और चमड़ा उद्योगों में लगे मजदूरों जैसे गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी 2000 रुपए की राहत राशि मिलेगी। दोस्तों नजर डालेंगे कर्नाटक की तरफ, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी तथा कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और मुख्यमंत्री आपको बताई दिए बीएस येदियुरप्पा। दोस्तों कर्नाटक की डिटेल शॉर्ट में ही देखेंगे क्योंकि जैसे हमने केरल की देख ली आज, तो अगले किसी दिन कर्नाटक को देख लेंगे, वो तो आएगा ही। अगर हम एक ही दिन में दोनों राज्य कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत में 21 मई 2021 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। आपके ऑप्शन है ए नेशनल एंटी टेररिज्म डे, बी नेशनल हिंदी दिवस, सी नेशनल पोलियो दिवस और डी योग दिवस। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि भारत में 21 मई 2021 को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया गया। दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई थी। अब दोस्तों पहली लाइन से जो आपको फैक्ट्स याद करने के लिए हैं भाई बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। इनकी हत्या कब हुई, 21 मई 1991 को, और तभी से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच मानवता को जीवित रखना है और लोगों को आतंकवादी समूहों के बारे में समय समय पर जानकारी देना और उनके बीच जागरूकता बढ़ाना है। युवाओं को सही दिशा बतलाना ताकि वे भूलकर भी किसी भी लालच में विभिन्न आतंकवादी समूहों का हिस्सा न बने और देश, समाज और व्यक्ति सभी को आतंकवाद की छाया तक न पड़ने देने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों देखा जाता है आजकल के दिनों में कि युवा बहुत जल्दी भटक जाते हैं लालच में, तो उनको इस बात से जागरूक रखने के लिए नेशनल एंटी टेररिज्म डे की मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संस्था एसआई ने 9 स्थलों के नाम का प्रस्ताव में से देश के कितने स्थलों की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 और डी 10। तो दोस्तों याद रखें कि यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संस्था एसआई ने 9 स्थलों के नाम का प्रस्ताव में देश के 6 स्थलों को संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। इस सूची में अब बहुत अच्छे से नाम याद रखना दोस्तों, यहाँ से 6 के कि इस सूची में महाराष्ट्र की मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट, हायर बेंगल मेगा लिथिक साइट और मध्य प्रदेश के 2 स्थल जिनमें नर्मदा घाटी स्थित भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। वहीं कांचीपुरम के मंदिरों को भी इस साल संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो आप 6 की फिक भी देख सकते हैं और 6 के नाम यहाँ पिक्स इमेज में भी मेंशन किए गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से याद रखें 6 के नाम। दोस्तों नजर डालेंगे यूनेस्को की तरफ, तो आपको बता दें कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी तथा वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कॉमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को किन 2 तकनीकों के साथ जोड़ दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए पेटीएम और फोन पे, बी फेसबुक और व्हाट्सएप, सी फास्टैग और RFID और डी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों याद रखें कि कॉमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को फास्टैग और RFID 2 तकनीकों के साथ जोड़ दिया गया है। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटी अधिकारियों को अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही के असली समय की जानकारी भी हासिल होगी और कॉमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई वे बिल प्रणाली को फास्टैग और RFID के साथ जोड़ दिया गया है। अब दोस्तों हम समझेंगे कि फास्टैग होता क्या है, फास्टैग कैसे काम करता है। तो फास्टैग एक ऐसा उपकरण है जो वाहन के चलने के दौरान सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का उपयोग करता है। फास्टैग को वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपका दिया जाता है। दोस्तों हम देख सकते हैं जैसे कि कार में विंड स्क्रीन पर फास्टैग चिपका हुआ है, वहां से रेस निकल रही हैं तो और ग्राहक को सीधे उस विंड स्क्रीन पर चिपका दिया जाता है और ग्राहक को सीधे उस खाते से टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है जो फास्टैग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ऊपर एक डिटेक्टर टैग रीडर लगा हुआ है फास्टैग का, जो टैग रीड करता है और ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा यहाँ से तुरंत पे इसको ट्रैफिक गेट को ओपन कर देता है। यह पूरी प्रोसेस होती है फास्टैग की, जो आपको बहुत अच्छे से आपकी जीवनचर्या में काम आएगी समझने के लिए, तो इसको भी समझ कर चलें दोस्तों। और यह कहाँ से भुगतान करता है, तो यह टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है जो फास्टैग से जुड़ा होता है। कौन सा? जो खाता फास्टैग से जुड़ा होता है, वहां से इसका टोल का भुगतान किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बर्फ का एक भीमकाय टुकड़ा अंटार्कटिका से टूटकर बेडल समुद्र में जा गिरा है। इस हिमखंड का वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा है? आपके ऑप्शंस है ए 76, बी K76, सी D76 और डी C76। तो दोस्तों याद रखें कि बर्फ का हाल ही में एक भीमकाय टुकड़ा अंटार्कटिका से टूटकर बेडल समुद्र में जा गिरा है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि अंटार्कटिका से टूटने वाला टुकड़ा कौन से समुद्र में गिरा है, तो बेडल समुद्र में जा गिरा है। इस हिमखंड को वैज्ञानिकों ने A76 नाम दिया है। तो याद रखना है कि A76 जो कि एक भीमकाय बर्फ का टुकड़ा है, अंटार्कटिका से टूटा है, यह बेडल समुद्र में गिरा है। दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि यह हिमखंड अंटार्कटिका की बर्फीली चट्टान टोन से टूटकर बेडल समुद्र में जा गिरा है। तो कौन सी टोन है? एक बर्फीली चट्टान है जिससे टूटकर एक A76 नाम का बर्फ का टुकड़ा कहाँ? बेडल समुद्र में गिरा है। इसका अगर हम अनुमानित क्षेत्रफल देखें दोस्तों तो 4320 किलोमीटर स्क्वायर का यह टुकड़ा है अकेला। तो कितना बड़ा टुकड़ा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह टोन से टूटकर बेडल समुद्र में जा गिरा है और वहीं पर तैर रहा है। इसे इस समय दुनिया में तैर रहे सभी हिमखंडों में सबसे बड़ा माना जा रहा है और वैज्ञानिकों ने इसका नाम A76 रखा है। तो दोस्तों याद रखें कि यह कहां से टूटा है, तो कौन सी? उससे अंटार्कटिका की बर्फीली चट्टान कौन सी? टोन से टूटा है और इसका नाम क्या रखा गया? A76 रखा गया है। और यह कौन से समुद्र में तैर रहा है, तो बेडल समुद्र में। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय महिला टीम किस देश में पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी? आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी श्रीलंका। दोस्तों यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय महिला टीम का पहला पिंक बॉल टेस्ट होगा। और आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी और भारतीय महिला टीम का पिंक बॉल से पहला टेस्ट मैच 30 सितंबर से पर्थ के बाका में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ लाल गेंद से टेस्ट मैच खेलेगी, जो उसका पिछले 7 वर्षों में पहला टेस्ट मैच होगा। तो दोस्तों याद रखें कि 7 वर्षों से भारतीय महिला टीम ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। यह पिछले 7 वर्षों के बाद इंग्लैंड में भारतीय महिला टीम का पहला टेस्ट मैच होगा। और भारतीय महिला टीम अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट कहां खेलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया में 30 सितंबर से पर्थ के बाका में यह आयोजित किया जाएगा। वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, कंटेंट यूजफुल लगा है तो दोस्तों अपना फर्ज निभाना और वीडियो को कोने कोने तक फैला देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।